Hello friends, welcome to the Science and Technology class by Zero IAS. From today, we will be starting a series on Science and Technology, जिसमें हम लोग साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे. आज हम लोग देखेंगे कि इसके सिलेबस में क्या है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव अहेड. देखिए, अगर हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंशन्ड है, जनरल अवेयरनेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बट व्हेन वी सी द सिलेबस ऑफ मेंस इन पेपर 4 GS3, तो उसमें कुछ टर्म्स ऐसे मेंशन्ड हैं जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना है. तो सबसे पहले एक है बेसिक साइंस. बेसिक साइंस में क्या है, जो हमने 9th और 10th के लेवल पे पढ़ी है, जिसमें हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे सेल क्या होता है. फिर अगर केमिस्ट्री में जैसे व्हाट इज़ एटम, व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल, तो डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं पूछी जाती है, लेकिन इन पे बेस्ड आपसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं. तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो है इनसे मिल जाएगा, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है. उसके बाद में जो हमारे इसमें GS3 में जो सिलेबस दिया हुआ है, उसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके डेवलपमेंट्स क्या हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं इन एवरीडे लाइफ. उसके बाद अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आप नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी में आप स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं. उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स इससे रिलेटेड हो जाता है. उसके बाद एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं. एनर्जी हो गया जैसे आपका रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, आपका डिटेल में न्यूक्लियर एनर्जी हो गया. तो ये सब हमें पढ़ना है. उसके बाद है आपका इसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू IPR. IPR इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. बायोटेक्नोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे CRISPR-9, ये 2-3 बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है. तो मतलब बायोलॉजी में कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नया कुछ इन्वेंट कर रहे हो, और नया कुछ इन्वेंट करोगे तो इट इज़ एसोसिएटेड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो इसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है. हाउ इट इज़ बीइंग अप्लाइड इन इंडिया, IPR का क्या सिनेरियो है करेंटली इंडिया में. फिर रिलेटेड है आपका नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो टेक्नोलॉजी के साथ आ जाता है आपका रोबोटिक्स हो गया. आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ICT जो है, वो एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो ऐसा नहीं है कि इन सबको, जैसे बेसिक साइंस में क्या है, आपको बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बेसिक आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. अच्छा, सेल ये होता है, टिश्यू ये होता है, टिश्यू बेसिक यूनिट होती है, सेल बेसिक यूनिट होती है, सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन. तो दिस इज़ जस्ट फॉर द एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको एक जस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए कि अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी ये है, इसके ये कंपोनेंट्स हैं, इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, और हमें ऐड ऑन करना है तो हम करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर सकते हैं. तो ये वो टॉपिक्स हैं कि जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें पता चलती है तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ, यहाँ से पूछा जा सकता है अलॉन्ग विद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं. उसके बाद डिफेंस से रिलेटेड मिसाइल है, रॉकेट है, आपका ये जो डिफेंस पर्पस से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी नए एयरक्राफ्ट्स इक्विप कर रही है, या जो भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ में जो भी नए वॉरफेयर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है. तो वो ये सारी चीज़ें जो है, आपको इसके लिए अलग से कुछ PhD करने की ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ आपको न्यूज़पेपर में मिलेगी, और न्यूज़पेपर में कई आर्टिकल्स ऐसे आते हैं कि फ्रॉम द वेरी बेसिक आपको समझाया जाता है कि अच्छा, अभी ये नया अचीवमेंट हुआ है, तो एक्चुअली व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, और उसके डेप्थ में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. फिर आता है मिसलेनियस में आपका बायोलॉजी से रिलेटेड कई चीज़ें आती हैं जो इन टॉपिक्स में फॉल नहीं करती हैं, उनको हम मिसलेनियस में स्टडी करते हैं. उसके बाद में आपका जो है हेल्थ एंड डिजीज़, ये CRISPR-9 एसोसिएटेड विद योर बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो, विद हेल्थ एंड डिजीज़ ऑल्सो. कोई नया ड्रग बन रहा है, कोई नई वैक्सीन बन रही है,
जैसे कोरोना के टाइम पे कोविड वैक्सीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत चल रही थी न्यूज़पेपर में, तो दैट इज़ एसोसिएटेड विद योर हेल्थ एंड डिजीज़ ऑल्सो। ट्यूबरक्यूलोसिस का क्या प्रेवलेंस है, कब तक वो ख़त्म कर दिया जाएगा, इंडिया का क्या टारगेट है, वर्ल्ड का क्या टारगेट है, कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इट इज़ फॉलिंग। तो वो सब चीज़ें हैं जो हमें इससे रिलेटेड पढ़नी है। तो मेंस के सिलेबस से वी हैव एन आइडिया कि ये चीज़ें हमको पढ़नी है। प्रीलिम्स में उतना स्पेसिफिकली जो सिलेबस है वो स्पेसिफाइड नहीं है, इट्स जस्ट अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी से शुरुआत करेंगे। एनर्जी में क्या है, हमको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ पे इंडिया, किस डायरेक्शन में इंडिया इज़ वर्किंग, कौन कौन से सोर्सेज हैं उसके, कितने एफर्ट्स और डालने पड़ेंगे सो दैट हमारी एनर्जी नीड्स भी पूरी हो जाए, हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब ना हो, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए संभाल कर रखे जाएं। तो ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे। वाई आई हैव टेकन एनर्जी इन द वेरी फर्स्ट क्लास, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये आपको जो बेसिक साइंस में जो आप चीज़ें पढ़ते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इफ़ यू एनकाउंटर समवेयर, वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा। प्लस जो भी करंट टॉपिक्स अभी चल रहे हैं, जैसे आपका बायोगैस हो गया, बायो टॉयलेट्स हो गया, आपका कोल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें रहती हैं कि हाउ इट इज़ हार्मफुल, फिर आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज कैसे बना रहे हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके इससे रिलेटेड हैं। तो जब हम इसको पढ़ लेंगे तो न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर्स में कोई भी इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा तो आपने वहीं पे मेंशन करना है कि अच्छा ये चीज़ है। पढ़ते समय आपने क्या करना है, टेक अ नोटबुक एंड अ पेन एंड ट्राई मेकिंग द रनिंग नोट्स। देखो कंटेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा, गूगल पे कहीं भी कुछ भी टाइप करो, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन व्हाट इज़ द नीड ऑफ द टाइम, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। और इसमें है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को उठाएंगे, अगर आप उसके बिल्कुल बेसिक को समझ जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ एक चीज़ें ज़रूर आएंगी, कोई रिएक्शन हो गया या किसी का कुछ जो इनबिल्ट कॉम्पोजिशन है वो पूछ लिया गया, तो वो प्रीवियस ईयर में जहाँ पे पूछा गया है वो भी मैं आपको टॉपिक के साथ साथ बताऊंगी, तो वहाँ पे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद एनर्जी। दोबारा बोल रही हूँ, नोट साथ की साथ बनाओ। उसमें मत रहना कि मुझे PDF मिल जाएगी तो मैं बाद में याद कर लूँगा या बाद में याद कर लूँगी, नहीं, साथ की साथ करो। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही कमेंट बॉक्स में डालो, तो जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझने का तरीका यही है, सुनो, समझो, लिखो, बार बार लिखो। सो दिस इज़ द ओनली वे। साथ के साथ लिखते चलोगे, मैं आपको जहाँ पे फ्लो चार्ट की ज़रूरत होगी फ्लो चार्ट बनवाऊंगी, जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत होगी वहाँ डायग्राम बनवाऊंगी। तो साथ के साथ करते चलोगे तो आप यूँ मान लो आपका प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ होती रहेगी, तो आपको आंसर राइटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। राहुल सर ने भी अभी आंसर राइटिंग का क्लासेस शुरू करी हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वहाँ पे भी हेल्प करेगी आपको। तो इसीलिए जब भी क्लास ले रहे हो पेन और नोटबुक साथ रख के चलो और नोट्स बनाते चलो। ओके, सो लेट्स बिगिन। एनर्जी में अगर हम नेचर ऑफ फ्यूल्स की बात करें तो दे कैन बी ऑफ सॉलिड इन नेचर, दे कैन बी लिक्विड, दे कैन बी गैशियस इन नेचर। तो यहाँ पे अगर हम सॉलिड की बात करें तो कोल इज सॉलिड इन नेचर, पेट्रोलियम आपका लिक्विड इन नेचर है, दूसरा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड हाइड्रोजन। तो ये जो हैं ये तीनों आपके गैशियस नेचर में फॉल करेंगे। तो दिस इज़ जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन कि फ्यूल्स किस किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ जो आती है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरिक वैल्यू है। ये आपको जो स्टेट PCS हैं वहाँ पे आपसे इसका कॉन्सेप्ट वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये कॉन्सेप्ट UPSC के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब UPSC में क्या हो रहा है ना कि बेसिक के ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। जैसे अभी 2021 में प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो इट इज़ वेरी बेसिक। हम उतना जो हमारी जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें होती हैं ना, हम उनको छोड़ के बिल्कुल डिटेल बहुत कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। अच्छा मुझे ये करना है, वो करना है, इस चक्कर में क्या होता है बेसिक चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको एक एक बेसिक चीज़ यहाँ बता रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है, एक बार समझ लो कि लाइफ टाइम के लिए आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं फ्यूल को।
राइट। इसका मतलब कैलोरीफिक वैल्यू क्या है कि जब भी आप 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करोगे तो रिजल्ट में जो हीट एनर्जी रिलीज होगी उसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। सिमिलरली इससे जुड़ा हुआ एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं कैलोरिक वैल्यू। आपने कभी सुना होगा ना कि अगर आप बनाना लोगे इतने कैलोरीज मिलेगी, पोटैटो लोगे इतना कैलोरीज मिलेगी, राइस लोगे तो इतना कैलोरीज मिलेगी। तो दिस कैलोरी इज इटसेल्फ एसोसिएटेड विद दैट वर्ड फूड। तो इससे क्या एसोसिएशन है कि जैसे हमने 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करके जो भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू में नापते हैं, वैसे ही अगर हम 1 ग्राम ऑफ फूड को बर्न कर रहे हैं, बर्न इन द सेंस जैसे हम, आपको याद होगा अगर एनवायरनमेंट की क्लास में आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट फोटोसिंथेसिस, तो वैसे ही देयर इज अ प्रोसेस ऑपोजिट टू फोटोसिंथेसिस नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो उसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आप लोग उस जो वीडियो है एनवायरनमेंट इकोलॉजी का फर्स्ट क्लास उसको जाके उसको सुनिए, तो वहाँ से भी आपको कुछ आइडिया लगेगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी आप फूड ले रहे हो, फूड अल्टीमेटली ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज, तो दिस ग्लूकोज देन ब्रेक्स डाउन, ठीक है, उसको बर्न किया जाता है और उसके बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जो अपने काम को करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, दैट एनर्जी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरिक वैल्यू। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई। डिफरेंस क्या है, कैलोरीफिक आपकी फ्यूल से रिलेटेड है, कैलोरिक आपकी फूड से रिलेटेड है। और इसमें डेफिनेशन क्या है इसकी, जब भी 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इन केस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू और फूड इन केस ऑफ कैलोरिक वैल्यू जब भी बर्न करते हो तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो इनकी वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर इट्स 1 ग्राम। तो अब यहाँ पे जो सॉलिड फ्यूल है उसमें आपको मिनिमम कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी और जो गैसियस फ्यूल है उसमें आपको मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको दोनों में डिफरेंस पता चला। उसके बाद में जो आपके फ्यूल्स के टाइप हैं उसमें जितने भी सॉलिड फ्यूल्स होंगे उनमें आपको मिनिमम कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी, जो हीट एनर्जी होगी वो काफ़ी कम होगी, बाकी जो भी है वो वेस्ट में रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप गैसेस की बात करते हो तो गैसेस में आपको मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम रिसोर्सेज के एनर्जी को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, तो उसमें ये बहुत सिंपल है, आपको जो है इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ समझिए। उसके बाद गो टू दी NCERTs ऑफ 6th-7th ऑफ ज्योग्राफी, वहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल आपका स्टैंडर्ड सोर्स है, जो भी एडिशन चीज़ होगा वो आप वहाँ से बना सकते हैं। तो जो रिन्यूएबल सोर्स है और नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल समथिंग विच कैन बी रिन्यूड, समझ रहे हैं आप, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। समथिंग विच इज़ इनएग्जॉस्टिबल, जो ख़त्म नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल है आपका विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, हाइड्रो पावर हो गया। ठीक है, विंड नेवर एंडिंग है, आप उसको सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको अनलिमिटेड एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है इन दी लॉन्ग रन। सिमिलरली सोलर एनर्जी यू आर गेटिंग फ्रॉम द सन, सन आपको हमेशा सनलाइट देगा टिल इट्स एग्जिस्टेंस, टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, तो इसीलिए इट कम्स अंडर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वहीं पे अगर आप नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो दिस इज़ एग्जॉस्टिबल, जो टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका कोल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस, ये सब आता है। वाई ऑल दीज हैव बीन केप्ट इन दिस कैटेगरी, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के बाद दे विल फिनिश। ठीक है, तो एनर्जी के लिए इसलिए अब जगह जगह ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं। गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दे आर वर्किंग टूवर्ड्स दिस, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन सब चीज़ों पे काम कर रही हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस सो दैट मेजॉरिटी जो है टाइम के साथ में आपका एनर्जी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से आए इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, राइट। उसके बाद अगर हम यूटिलाइजेशन के बेसिस पे इसको क्लासीफाई करते हैं तो आपके कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज जो अभी तक यूज़ करते आए हैं, अभी तक यूज़ करते आए हैं,
अभी तक हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कोल, ठीक है, कोल को बर्न करके मैक्सिमम एनर्जी सोर्स अभी लिया जा रहा है, तो दैट्स वाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कन्वेंशनल। अगर हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जितने भी आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे विंड है, सोलर है, हाइड्रो पावर है, ठीक है, तो ऑल दिस कम्स अंडर द नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा है, जिसका बहुत ही कम परसेंटेज यूज़ में आ रहा है, ठीक है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम, तो वो आपके नॉन कन्वेंशनल। तो ये टर्म्स हैं, बाकी आप इसको पढ़ेंगे तो जो भी एड ऑन डिटेल्स हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे सॉलिड फ्यूल्स को, लिक्विड फ्यूल्स को, गैशियस फ्यूल को। तो अगर हम कोल की बात करते हैं तो कोल कितने तरीका का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इंडिया में जो है आपका बिटुमिनस और लिग्नाइट मेजरली मिलता है, ठीक है। इनका जो सीक्वेंस है, ये जो एंथ्रासाइट है ये आपका बेस्ट क्वालिटी है और दिस इज बिलो एवरेज क्वालिटी, पीट इज द बिलो एवरेज क्वालिटी, राइट। ये देखिए, अगर हम इसमें कार्बन कंटेंट की बात करते हैं तो एंथ्रासाइट हैज़ 85% कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट मतलब कि जिसको आप बर्न करके यू कैन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा आप उसमें से एनर्जी निकाल पाएंगे। तो एंथ्रासाइट को बेस्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 85% कार्बन कंटेंट होता है और इन सम केसेस इट्स इवन मोर देन 85%। फिर आता है आपका बिटुमिनस, फिर है लिग्नाइट, फिर है पीट। तो पीट जो है उसमें आपका लेस देन 35% कार्बन कंटेंट होता है। जनरली होता क्या है, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं कि ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से ये फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो सपोज एक ये लेयर थी, तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे, व्हेन दे डाइड, फिर यहाँ पे एक और लेयर जम गई, फिर एक और लेयर जम गई, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हुआ जिसकी वजह से ये आपके फॉसिल फ्यूल्स बने। तो अब क्या करते हो आप, इन्हीं से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है एनर्जी को। तो जो फॉसिल फ्यूल्स जितना लंबा समय से बन रहे हैं, विच आर बरीड अंडर द सेडिमेंट्री रॉक्स, कोई जो 100 मिलियन ईयर्स पहले जो यहाँ पे अंदर दबा हुआ है, बरीड है, इन कंपैरिजन टू जो 10 साल पहले बना हुआ है, तो कार्बन कंटेंट किस में होगा, जो 100 मिलियन ईयर्स पहले बना है, ठीक है। बिकॉज इट टेक्स टाइम। जो अच्छी क्वालिटी का फॉसिल फ्यूल या कार्बन कंटेंट वाला आपको एनर्जी सोर्स चाहिए, तो वो जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना अच्छा उसका एनर्जी कंटेंट होगा, ठीक है। तो जो एंथ्रासाइट है वो बेस्ट है। बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीटीसी सीक्वेंस में याद करो, ये जो स्टेट पीसीएस होते हैं उसमें बिल्कुल इसी सीक्वेंस में पूछा जाता है। दे विल आस्क यू विच वन इज़ द बेस्ट, विच वन इज़ लीस्ट प्रॉफिटेबल और विच वन जनरेट्स लीस्ट एनर्जी, ठीक है। तो इसका आपको सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। तो यूपी पीसीएस में यू कैन फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन अदर स्टेट सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है। तो बर्निंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना ही वो एफिशिएंटली बर्न होगा, उतनी ही हीट उसमें से ज़्यादा रिलीज होगी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। रिमेंबर दिस, मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, मोर अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इट कंटेन्स, ठीक है। हीट मैक्सिमम होगा, स्मोक मिनिमम होगा, ऐश मिनिमम होगा। नाउ व्हाट इज ऐश? ऐश क्या होता है? जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज मेड अप ऑफ हेवी मेटल्स, ठीक है। उसमें आपके आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम, ऑल दीज आर रिलीज्ड। व्हेन दीज आर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, तो वो एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट पाथवेज, ठीक है। तो इसके डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ऐश रिलीज होता है और ऐश में आपके हार्मफुल हैवी मेटल्स होते हैं, राइट। तो उसके बाद में जैसे ही आप ऊपर से ये पीठ तक आएंगे तो आपको पता चलेगा कार्बन कंटेंट 0 है, तो उसकी बर्निंग एफिशिएंसी भी मिनिमम होगी। द लीस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन मिनिमम इज़ द बर्निंग एफिशिएंसी। हीट आपका बहुत कम होगा, स्मोक ज़्यादा होगी, ऐश कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हार्मफुल, इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर एनर्जी इट क्रिएट्स मोर हार्मफुल एनवायरनमेंट। तो इसीलिए एवरीबडी इज़ रनिंग आफ्टर द बेस्ट कंटेंट ऑफ कोल,
एंथ्रासाइट। लेकिन बस ये चीज़ भी याद रखनी है, अपने इंडिया में कौन कौन से अवेलेबल हैं, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। सो दिस इज़ अ बेसिक पार्ट, और इतना ही जानने की ज़रूरत है। इसमें जो 4-5 चीज़ें निकल के आई हैं उनको पढ़िए, 3-4 बार पढ़ेंगे आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। उसके बाद में अगर हम इंडिया की बात करें तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिटुमिनस एंड लिग्नाइट आर फाउंड इन इंडिया। यहाँ पे जो नेशनलाइजेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स था दैट हैपेंड इन द ईयर 1976। तो ये चीज़ याद रखना, स्टेट पीसीएस के लिए हेल्प करेगा। नेशनलाइजेशन में आपसे डायरेक्ट ईयर नहीं पूछा जाएगा यूपीएससी में, बट दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि वेदर नाउ प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स टेक्स प्लेस और देयर इज नेशनलाइजेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स इन इंडिया। तो उसका एक आइडिया होना चाहिए, पीसीएस के हिसाब से एग्जैक्ट ईयर याद होना चाहिए। तो जो इंडिया में बिटुमिनस और लिग्नाइट है उसमें आपका एक नेगेटिव तो है बिकॉज देयर इज लोअर कार्बन कंटेंट, लेकिन जो एक चीज़ अच्छी है वो है कि आपका इसमें लोअर सल्फर कंटेंट है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसका एक क्वेश्चन भी आया है 2014 में, सल्फर से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कोल। तो बेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कोल इज़ दैट इसमें आपका सल्फर कंटेंट लो है। हाई सल्फर क्या करता है, इट अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो है ये क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये चीज़ भी आप सीखो, पता होना चाहिए कि किस में क्या दिक्कत हो रही है। प्लांट्स में क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, तो प्लांट की हाइट छोटी रह जाती है, दे आर अनेबल टू ग्रो, ड्वार्फिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप ह्यूमंस की बात करते हो तो आपका जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ पे ना इनको अफेक्ट करता है। अगर आप SO2 को इनहेल कर लोगे, सल्फ़र कंटेंट रिलीज़ होगा विद ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो वो अगर बॉडी में जाएगा तो वो हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगा। सिमिलरली विद एनिमल्स ऑल्सो इट अफेक्ट्स ऑल द सर्कुलेटरी, नर्वस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि इंडियन कोल का बेस्ट क्वालिटी क्या है। अदरवाइज नेगेटिव क्या है, कार्बन कंटेंट कम है, हीट बहुत कम रिलीज़ होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो था आपका सॉलिड पार्ट वाला। अगर अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ दी लिक्विड नेचर। अगर हम लिक्विड नेचर की बात करते हैं तो लिक्विड नेचर में आपका पेट्रोलियम, अभी हमने पढ़ा था पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर इन दी लिक्विड फॉर्म। उसी तरीके से गैसेस में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, LPG, CNG, हाइड्रोजन, ऑल दीज आर द गैसेस फॉर्म। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। अभी हमने सॉलिड का पढ़ा, अब हम लिक्विड का पढ़ रहे हैं। देखो लिक्विड में क्या होता है कि आप क्रूड ऑयल मिल रहा है आपको, ठीक है, जो भी सोर्स से आपने क्रूड ऑयल निकाला। क्रूड ऑयल निकालने के बाद में डेफिनेटली प्यूरिफिकेशन किया जाता है उसका। आप उसको एज इट इज़ तो नहीं यूज़ कर सकते हो। प्यूरिफिकेशन कहाँ पे किया जाता है, रिफाइनरीज में, ठीक है। रिफाइनरीज में इस क्रूड ऑयल को भेजा जाता है, वहाँ पे आपका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जब भी आप क्रूड ऑयल को लोगे तो उसके जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, हर एक कंपोनेंट्स का जो है बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं कि हर एक कंपोनेंट अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इवेपोरेट होना शुरू कर देगा और उसको अलग अलग जो है कंपार्टमेंट में स्टोर कर लिया जाएगा। तो जब भी लिक्विड नेचर का हमको फ्यूल मिलता है उसको, वो हमें मिलता है क्रूड फॉर्म में। क्रूड फॉर्म को किया जाता है प्यूरिफायर आप रिफाइनरीज में उसको प्यूरिफाई किया जाता है। ये आपको प्रिंसिपल याद रखना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जो डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं वो आपके बॉयल हो जाते हैं, ठीक है, और उनको डिफरेंट कंपोनेंट्स में स्टोर कर लिया जाता है। अब आप जब इसको प्यूरिफाई कर लोगे तो प्यूरिफाई करने के बाद में यू विल गेट पेट्रोल मिल जाएगा। पेट्रोल को फर्दर जब आप प्यूरिफाई करोगे आपको डीजल मिल जाएगा, ठीक है। पेट्रोल
को और फर्दर जब हम प्यूरिफाई करेंगे तो देन यू विल गेट प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इनको रिफाइनरीज में आपको प्यूरिफाई करना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल को फर्दर यू विल प्यूरिफाई, आपको डीजल मिलेगा, पेट्रोल को फर्दर अगर हम और रिफाइन करेंगे तो यू विल गेट प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, पेट्रोल और आपको जो और बाय प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब ऑल दीज आर बाय प्रोडक्ट। एसफाल्ट मिलता है आपको। ठीक है, इस एसफाल्ट को यूज़ किया जाता है टू फॉर्म दी बायो एसफाल्ट, राइट। तो ये इसके सब बाय प्रोडक्ट्स हो गए। क्रूड ऑयल से आपने पेट्रोल बनाया, पेट्रोल को फर्दर रिफाइन करेंगे तो यू विल गेट प्रोपेन, ब्यूटेन, डीजल, एसफाल्ट एंड बायो एसफाल्ट, राइट। तो अभी के लिए इस चीज़ को समझो, ये प्रोसेस इसको याद करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे आपका नॉकिंग हो गया, एंटी नॉकिंग हो गया। ठीक है, ये जो बायो एसफाल्ट है ये आपका जो है 2010 जो बजट था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर ये किस तरीके से बर्न होते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय नॉकिंग, एंटी नॉकिंग सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, तो इन सब के बेसिक्स को पढ़ेंगे। तो जब भी आप नेक्स्ट वाली क्लास में आएंगे तो बी अवेयर व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ द फ्यूल्स। ठीक है, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, ये सारा रिवाइज करके आइएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में कौन कौन से जो सब्सटेंसेस हैं वो फॉल करते हैं, हाउ सॉलिड काइंड ऑफ एनर्जी सोर्स आर यूज्ड। ठीक है, किस तरीके से वो यूज़ किए जाते हैं। इंडियन कोल के बारे में दोबारा से रिवाइज करके आइएगा। फिर नेक्स्ट वाली क्लास में वी विल कंप्लीट आपका लिक्विड एंड गैशियस सोर्स ऑफ फ्यूल्स जो हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए रिवाइज करिए, नोट्स को रिवाइज करिए, रिवाइज, रिवीजन इज़ द की। ठीक है, और जितना हो सके इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा चीज़ों को समझने में। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट्स को समझिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, वो चीज़ें अपने आप याद आ जाएगी। 2 चीज़ें बहुत ध्यान में जो आपको रखनी है, रेगुलरिटी रखो और चीज़ों को रिवाइज करते रहो। ठीक है, फिर अगर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट।